नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान और उसका नागरिक शास्त्र पढ़ाने जा रही हूँ। और हिस्ट्री जो था उस पूरे हिस्ट्री के प्रश्नोत्तर को भी मैंने करवा दिया है और चैप्टर को भी पढ़ा दिया है। और यह जो नागरिक शास्त्र है उसका पाठ 4 है चुनावी राजनीति। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं बहुत ही आसान भाषा में करवाऊंगी, तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि चुनाव क्यों जरूरी है और इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। अब नहीं है पर ध्यान देना है। लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। फिर गांव में है कि चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है। और फिर घ में है कि चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। तो क्या कहा जा रहा है कि चुनाव क्यों जरूरी है, कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो नहीं है वाला वाक्य चुनेंगे हम कि ऑप्शन नंबर घ जो है कि चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा नहीं है, यह वाक्य जो है गलत है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं और यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। तो भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। ख में है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। फिर ग में है कि भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। और फिर आगे है कि भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती है। तो क्या है कि यहाँ बताने के यहाँ कह रहा है कि उपयुक्त कारण नहीं देता है, नहीं पर ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क जो होगा ना सही जवाब होगा, क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। निम्नलिखित में मेल ढूंढे, मेल करने के लिए कहा जा रहा है, मिलान करने के लिए। अब ऑप्शन नंबर क का किसके साथ मिलान कीजिए, तो ऊपर में जो मिलान करने के लिए दिया गया है आपके बुक में भी होगा, उसको मैं सही मिलान करके बता रही हूँ। देखते चलिए आप लोग। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी मताधिकारी जो होते हैं ना उसमें आ जाते हैं। ख में है कि कमजोर वर्गों का प्रतिनिधि, तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, इसमें ऑप्शन नंबर 4 में लगाइए इसका। ग में है कि खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, तो सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी, सभी पार्टी को आजादी होती है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं प्रतिद्वंदी के साथ। और घ में है कि एक मत एक मोल, और हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होते हैं, लगभग बराबर ही होते हैं। इस अध्याय में यह जो चैप्टर है ना, चैप्टर 4, उसमें वर्णित सब संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाने के लिए कहा जा रहा है। और इसे चुनाव में पहले से लेकर आखिरी तक में क्रम में सजाने के लिए कहा जा रहा है। वोटों की गिनती, मतदाता सूची का निर्माण, अब इसको क्रमवार करने के लिए कहा जा रहा है। चुनाव परिणाम, नामांकन पत्र दाखिल करना, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना या चुनाव अभियान। तो अब सबसे पहले क्या होगा, तो चुनावी प्रक्रिया की घोषणा होगी, उसके बाद मतदाता सूची का निर्माण होगा, सूची बनेगी, उसके बाद चुनाव घोषणा का पत्र जारी करना होगा और नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। उसके बाद चुनाव अभियान होंगे। जब चुनाव हो जाएंगे तो क्या होगी, वोटों की गिनती होगी और उसके बाद जब वोट पड़ जाएंगे तो चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा कि कौन पार्टी हारा और कौन पार्टी जीता। संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि चुनाव के समय जब चुनाव होता है ना, तो आयोग की किन भूमिकाओं से आप सहमत हैं। तो फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान हो, पहचान पत्र ले जाते हैं ना। ख में है कि चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर रोक लगाना, दुरुपयोग ना हो। फिर ग में है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। और घ में है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ साथ मतदान अधिकारियों की भी सुरक्षा करे। जैसे अगर मतदाता हैं तो जो मतदान में बैठे रहते हैं उनकी भी सुरक्षा करें। अब उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर के प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। अब राय क्या है देखते चलते हैं। क में है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है। तो इसका जवाब बता रही हूं मैं कि सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है।
जब वह नागरिकों के आकांक्षाओं पर सही उतरे तथा वहां की समस्याओं से स्वयं को शामिल करते हुए उसका समाधान करे, तब ना आसान होगा। फिर ख में है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, इसके लिए जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो इसका क्या होगा कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हो, इसके लिए जनता की भागीदारी के साथ साथ निर्वाचन आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सिर्फ जनता की भूमिका नहीं होती, क्योंकि वह चुनाव संबंधी मामलों को सुलझाने में सक्षम है। कौन? तो चुनाव आयोग। गांव में है कि चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त मताधिकार जो है सो नहीं है। तो चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसके लिए उसे क्या होता है कि न्यायपालिका तथा राष्ट्रपति के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। वह है कि हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्ती भागीदारी होती है, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश के चुनाव में लोगों की भागीदारी है, लेकिन इससे और अधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ही लोगों को प्रशासन में भागीदारी बनाता है तथा वह लोकतंत्र का क्या है? आधार भी है। अब प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि श्यामलाल जो है ना, एक आपराधिक मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलती है, पूरे जीवन कारावास में रहता है। मोहनलाल को अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के जुर्म में दोषी पाया है और दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दिया है, क्योंकि दोनों दोषी है। क्या फैसला जो है वह लोकतांत्रिक चुनाव सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना तर्क दीजिए। तो उपयुक्त दोनों मामलों में अदालत के द्वारा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। क्यों? संविधान अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता है। संविधान जो है तो जो अपराधी है उसको इजाजत नहीं देता है, जिसे हाल के वर्षों में पूरे भारतवर्ष में यह जो बात है वह लागू किया गया है। अब 2 उम्मीदवार हैं, हीरा सिंह और सफुद्दीन, जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद हैं और न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने से उसकी उम्मीदवारी के चुनाव जो आयोग है वह वैध मानना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का क्या करना चाहिए? तो क्या है कि उसे चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए। फिर ख में है कि उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए। ग में है चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने देना चाहिए। अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? अगर नहीं तो उसे सदन की कार्रवाई में शामिल होने का मौका दिया जाता है। अगर यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है तो इस संबंध में आपकी राय क्या है? अब इतना सारा ये प्रश्न था। अब क का जवाब देखिए कि यह वहां की जनता पर नहीं छोड़ा जा सकता कि उसे वह दोष मुक्त है या क्या है। वह वहां की जनता पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यह अदालत का काम है। ख का जवाब हो गया कि हाँ, उसकी आपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए क्योंकि अपराधी है। ग में है, ग का जवाब है कि चुनाव के समय उसे अपने विचार से जनता को अवगत करा देना चाहिए और उसे मिलने देना चाहिए। वह चेंज भी हो सकता है ना, इसीलिए मिलने देना चाहिए। घ है, घ का क्या प्रश्न है? अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? तो नहीं, यह लोकतंत्र का अपमान नहीं है। फिर आगे है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। इससे निपटने के लिए सख्त उपायों का सहारा लेना चाहिए, जैसे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर नामांकन पत्र को रद्द करना तथा गलत साक्ष्य देने पर संविधान में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसा कोई जनप्रतिनिधि कदम न उठा सके। अगर मान लीजिए कि वह चुनाव लड़ना चाह रहा है तो सामाजिक पृष्ठभूमि भी पेश कर दीजिए और आपराधिक पृष्ठभूमि भी पेश कर दीजिए, ताकि जनप्रतिनिधि जो है, कोई भी जनप्रतिनिधि अपराधी होने पर चुनाव लड़ने के लिए कदम न उठा सके। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है और बहुत ही आसान भाषा में करवाया है। और यह जो है ना, अभी बीपीएससी का एग्जाम आया हुआ है, तो सामाजिक विज्ञान जो है, सोशल साइंस, सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ चैनल पर बने रहें और अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।